आज का पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सेशन के बारे में। पार्लियामेंट्री सेशन किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे एडजर्नमेंट किया जाता है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, क्यों प्रोरोगेशन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और डिसोल्यूशन भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जबकि एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डाई जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का पूरा आर्टिकल देखेंगे, गवर्नमेंट ने कैसे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को चेंज किया है और कौन सा बिल लेकर आया, और साक्षी मलिक जी का देखेंगे पूरा कि कैसे उनके करियर में उतार चढ़ाव आए। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो विंटर सेशन के बारे में। देखो क्या हुआ है, अभी विंटर सेशन हाई ये मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी के बाद ख़त्म हुआ। अच्छी प्रोडक्टिविटी अपोजिशन के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजा गया, उस पर थॉरोली डिस्कशन नहीं हुआ। जब अपोजिशन के 141 मेंबर वहाँ से सस्पेंड कर दिए जाएंगे लोकसभा से और राज्यसभा से, तो क्या उन पर चर्चा होगी? तो क्रिमिनल जो बिल थे, जिसे आईपीसी और सीआरपीसी, इनके सारे के नेम चेंज किए गए। तो इसके बाद क्या किया गया, विंटर सेशन एक दिन पहले ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा एडजर्नमेंट साइन डाई कर दिया गया। अभी हम एडजर्नमेंट साइन डाई के बारे में पूरा देखेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात बताई गई है कि विंटर सेशन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी 74% बताई जा रही है। तो 74% कैसे आई प्रोडक्टिविटी, कि आप देख सकते हैं जब अपोजिशन होगी नहीं तो टाइम कंज्यूम होगा नहीं, टाइम कंज्यूम होगा नहीं, उस पर एनालिसिस नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगा तो बिल को ईजिली पास किया जा सकता है। तो यही यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। देखो, कोई भी हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है, हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपोजिशन। अपोजिशन क्या करती है कि बिल को अच्छा होते हुए भी क्रिटिसाइज करती है, और जब क्रिटिसाइज करती है तो इससे क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा हार्नेस आता है, मतलब रिसोर्सेज जो है हमारे बचते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होने से पहले ही हमें बहुत सारे व्यूज़ ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे सोशल हार्म कर सकते हैं, इकोनॉमिक लॉस पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखना, हेल्दी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अटल जी ने भी ये वर्ड यूज़ किया था कि दो आइडियोलॉजी या फिर अदर आइडियोलॉजी की हमेशा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अटल जी अपोजिशन में थे। तो इस तरह की बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हमारे मेंस में भी काम आती हैं और डेली लाइफ में भी काम आती हैं। तो हम पहले देख लेते हैं पार्लियामेंट के सेशन के बारे में। देखो, कोई भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है, वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट को टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, सम्मन कर सकता है। सम्मन करने का क्या मतलब होता है कि कभी भी उसको बुलाया जा सकता है पार्लियामेंट्री सेशन को, और उसके द्वारा किसी भी बिल पर, किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क पर चर्चा की जाती है। आप दूसरा पॉइंट जान लो, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि कोई भी दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। मतलब कोई भी जो 2 सेशन होंगे उसमें केवल 6 महीने का गैप होगा, उससे ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो इससे पता चलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि साल में एवरी ईयर 2 सेशन होना ही चाहिए। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेशन के बाद आता है कि सेशन कहते किसे हैं। देखो, मैं सेशन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो अभी विंटर सेशन स्टार्ट हुआ नवंबर से दिसंबर में, मान लेते हैं 13 नवंबर को विंटर सेशन स्टार्ट हुआ और 13 नवंबर के बाद वो 13 दिसंबर तक चला। एज्यूम कर लो एक सिचुएशन को, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट सिटिंग हुई सेशन के अंदर, जो पहली सिटिंग हुई, मतलब कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा 13 नवंबर को हम मिलेंगे, तो पहली सिटिंग हुई। और उसके बाद जो ये प्रोरोगेशन हुआ 13 दिसंबर को, प्रोरोगेशन क्या होता है, देखो कोई भी बिल या कोई भी पार्लियामेंट्री वर्क कंप्लीट होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर और चेयरमैन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा क्या किया जाता है, पार्लियामेंट्री सेशन को एडजर्नमेंट साइन डाई कर दिया जाता है। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहता है कि अब हम इंडेफिनिट पीरियड तक नहीं मिलेंगे, मतलब मैं आपको टाइम नहीं बता रहा हूं कब मिलेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, जब टाइम नहीं बताया जाता है, एडजर्नमेंट साइन डाई हो जाता है। तो एडजर्नमेंट साइन डाई के द्वारा क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है कि सेशन का प्रोरोगेशन कर दिया जाता है। मतलब कहा जाता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, अब ये सेशन हम खत्म करते हैं। तो मान लो 13 दिसंबर को प्रोरोगेशन हुआ, तो इस बीच के टाइम को जो होता है फर्स्ट सिटिंग से
और प्रोरोगेशन के टाइम तक को हम सेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पार्लियामेंट में हमारे 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, जिसे फरवरी से मई तक चलता है। बजट सेशन में अप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा होती है, बजट पर चर्चा होती है, कमेटीज़ पे भेजा जाता है, मनी बिल पर चर्चा होती है, कितनी मनी किस मिनिस्ट्री को मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, ये सब चीज़ों पे चर्चा होती है। फिर मानसून सेशन होता है जुलाई से सितंबर में। विंटर सेशन जो अभी ख़त्म हुआ है वो नवंबर से दिसंबर तक होता है, मतलब 21 दिसंबर को विंटर सेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या बात की गई है, अब आप यहाँ पर जो रिसेस है इसे हम बात को समझाएंगे आपको। जब हम ये पार्लियामेंट्री सेशन समझा देंगे, एडजर्नमेंट साइन डाई समझा देंगे, तब हम रिसेस पे आएंगे कि रिसेस क्या होता है। अब मीटिंग क्या होती है, सेशन के अंदर बहुत सारी मीटिंग होती हैं, पर्टिकुलर डे में कई मीटिंग होती हैं, और उस सेशन के अंदर, उस मीटिंग के अंदर 2 सिटिंग होती है। मतलब आप ऐसे समझ लो कोई सेशन चल रहा है विंटर सेशन, उसके अंदर मीटिंग होंगी और मीटिंग के अंदर जो है सिटिंग होगी। तो मतलब एक दिन में 2 सिटिंग होती है, और कितनी मीटिंग हुई उस सेशन में ये नंबर ऑफ मीटिंग गिनी जाती हैं। तो ईच मीटिंग ऑफ द डे कंसिस्ट 2 सिटिंग। एक मॉर्निंग सिटिंग होती है जिसे 11 से 1 PM तक होती है, और एक होती है लंच के बाद सिटिंग जो होती है 2 से 6 PM तक। देख रहे हैं आप, MP और MLA 11 बजे जाते हैं और आम आदमी 9 बजे जाता है। ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें, जैसे पेंशन MP MLA को मिलती है और किसी को नहीं मिलती, तो ये सब चीज़ें आम लोगों को पता होना चाहिए। अब टर्मिनेशन ऑफ सेशन समझ लो, रीसेस हमें समझने से पहले हम टर्मिनेशन ऑफ सेशन समझते हैं। देखो क्या होता है, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन जो होता है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रोरोगेशन क्या होता है, कोई भी सेशन कंप्लीट हो गया मतलब ख़त्म हो गया। डिसोल्यूशन क्या होता है कि हाउस की लाइफ ही ख़त्म हो गई, मतलब लाइफ ख़त्म होने का मतलब है गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे कर लिए, अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा। देखो यहाँ पर इन केस ऑफ लोकसभा लिखा है, राज्यसभा तो नहीं लिखा है। आप हमेशा याद रखना, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर निकलते रहते हैं और नए मेंबर आते रहते हैं। आप समझ लीजिए एडजर्नमेंट क्या होता है। देखो एडजर्नमेंट क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए सिटिंग को क्या किया जाता है, आवर के लिए, डे के लिए, वीक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। मान लो लोकसभा में बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है किसी बिल को लेकर, अब इस लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने कहा, स्पीकर ने कहा कि आप जो है 1 दिन के लिए हाउस को एडजर्न किया जाता है। अब 1 दिन के लिए हाउस को एडजर्न करने का मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, तो ये हो गया एडजर्नमेंट। ठीक है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है कि हो हल्ला हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो स्पीकर ने कहा कि हाउस को एडजर्नमेंट साइन डाई किया जाता है। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब हो गया इनडेफिनिट पीरियड के लिए। अब हम कब मिलेंगे इस पर कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट जब कहेगी तब हम मिलेंगे। एडजर्नमेंट साइन डाई जो है विदाउट नेमिंग ऑफ द डे ऑफ रीअसेंबली, मतलब कब हम रीअसेंबल होंगे ये नहीं बताया जाता है। अब मैंने ऊपर आपको बता दिया कि एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई की जो पावर है वो केवल हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, और प्रोरोगेशन जो है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, जैसे ही कोई वर्क कंप्लीट हो गया तो प्रेसिडेंट कहेगा एडजर्नमेंट साइन डाई कर दो, स्पीकर से, स्पीकर एडजर्नमेंट साइन डाई कर देगा, मगर फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन लाएगा, और नोटिफिकेशन के द्वारा जो एडजर्नमेंट साइन डाई किया गया है उस सेशन को कंप्लीट कर देगा और सेशन खत्म हो जाएगा। कुछ दिन तक कोई भी नहीं मिलेगा, तो इसी जो कोई भी नहीं मिलता है इसी को रिसेस कहते हैं। अब आप रिसेस समझ लो, रिसेस क्या होता है, रिसेस क्या होता है, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड इट्स रीअसेंबली ऑफ न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। मैंने देखो बताया आपको, क्या बताया मैंने बताया कि प्रोरोगेशन हो गया 13 दिसंबर को, मतलब आज कितनी 22 दिसंबर है, 21 दिसंबर समझ लो सेशन कंप्लीट हो गया, एडजर्नमेंट साइन डाई के बाद प्रोरोगेशन हो गया। अब इसके बाद जब रीअसेंबल होगा मगर नया सेशन आएगा जैसे बजट, तो इसके बीच के टाइम को जिसमें पार्लियामेंट में कोई वर्किंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, इसी को हम बोलते हैं रिसेस। तो ये इंपॉर्टेंट थे, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपके बहुत काम आने वाली है। कोई भी चीज़ पढ़ेंगे डे टू डे आएगी, जैसे आज एडजर्नमेंट साइन डाई का जिक्र हुआ है। ठीक है,
अब प्रेसिडेंट के पास ये सब एम्पावरमेंट होता है। मैंने आपको बताया कि डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन के केस में लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, और प्रेसिडेंट क्या करता है, एम्पावर है प्रेसिडेंट को, वो डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, अगला आर्टिकल हम साक्षी मलिक जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो साक्षी मलिक जी जिन्होंने अभी अनाउंस किया है ब्रजभूषण जी की वजह से, जिनके ऊपर एलिगेशन लगे थे बहुत सारे रेप के, छेड़खानी के, करप्शन के, तो साक्षी मलिक जी ने जो कहा है, जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पर्सन, उनके लिए कहा है ये ब्रजभूषण जी के करीबी हैं, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में कोई सुधार नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो रोते हुए उन्होंने अपने जूते ऊपर उठाए और जूते उतार कर कह दिया कि मैं आज से इस चीज़ से मतलब मैं बॉक्सिंग खत्म कर रही हूँ। ठीक है, अब आप साक्षी मलिक जी के बारे में जान लीजिए। ये इन्होंने ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में 2016 में ब्रॉन्ज मेडल पाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 किलो कैटेगरी में, किलो कैटेगरी पीएससी में बहुत पूछता है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी मतलब पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता। ये रेसलिंग में पहली वुमेन थी जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल या फिर ओलंपिक में मेडल मिला। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये आप अच्छे से जान लीजिए। साक्षी मलिक जी के बारे में हमने बता दिया आपको, आप अच्छे से इसे रट लो। अगला आर्टिकल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स ईसी के बारे में है। देखो क्या हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की हेल्प लेते हुए कंप्लीट जस्टिस दिया। आप कभी भी याद रखना, आर्टिकल 142 का अगर जिक्र होगा तो ये आर्टिकल एक्सेप्शनली चर्चा में आता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्शनली यूज किया जाता है। जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट है, अब रिवर वाटर डिस्प्यूट कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कोर्ट इसे डिसाइड नहीं करेगी, इसकी पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। मगर क्या होता है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, इस केस में क्या करती है सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेती है, सुयो मोटो एक्शन लेती है, और सुयो मोटो एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम आर्टिकल 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस देंगे आपको। कंप्लीट जस्टिस में क्या होता है कि आपको बहुत सालों से पेंडिंग केस है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत सालों से पेंडिंग है, लाओ इसमें वाटर डिस्प्यूट कर देते हैं, कर्नाटका को इतना, तमिलनाडु को इतना, पौंडीचेरी को इतना, आंध्रा को इतना। तो इस तरह से कंप्लीट जस्टिस दिया जाता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होते थे या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते थे, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो क्या किया, अनूप वरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई, और उस अपॉइंटमेंट कमेटी में क्या कहा गया कि जो दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, देखो एक दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड, उस दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी कि एक कमेटी होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हो, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। देखो लीडर ऑफ अपोजिशन किसे बोलते हैं, अगर आप लोकसभा का एक्ट देखेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन उसे बोला जाता है जिसे पार्लियामेंट मतलब लोकसभा की 10% सीटें मिली होती हैं, मगर इस टाइम किसी को भी 52 या फिर 50 सीटें नहीं मिली हैं लोकसभा की, इसीलिए वर्ड यूज होता है लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। लीडर ऑफ अपोजिशन होता तो उसे कैबिनेट मिनिस्टर की तरह क्या होता, सैलरी वगैरह मिलती, मगर लीडर ऑफ अपोजिशन अभी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, तो इसलिए लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी वर्ड यूज किया, प्राइम मिनिस्टर और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी कहा था और लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट थी, उन्होंने भी कहा था। तो इसके आधार पर सीजेआई ने और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में तीनों मेंबर रखे गए और कहा कि जब तक गवर्नमेंट कोई बिल नहीं लाती है, कोई लॉ नहीं लाती है, तब तक इनके द्वारा सीईसी और ईसी को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ इन्होंने आगे बताई है। अब ये कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको फेयर एंड फ्री और फेयर इलेक्शन कराना चाहिए, इसके लिए ये जो कमेटी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे इन्होंने मेंशन किए एग्जांपल, जैसे नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत इम्पार्शियल होता है। ठीक है, ये देखो इन्होंने बताया कि दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड 1990 में आई और लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट 2015 में आई। उन्होंने भी यही कहा था कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, सीजेआई होना चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए सीईसी और ईसी को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि आर्टिकल 142 का जिक्र किया, इसमें कंप्लीट जस्टिस दिया जाता है, मैंने आपको ये बता दिया। मगर क्या किया, अभी रिसेंटली एक बिल पास हो गया जो एक्ट बन चुका है। इस बिल में इलेक्शन कमीशन, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन
ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को रिमूव कर दिया गया, मतलब रिप्लेस कर दिया गया और नया बिल लाया गया। उस बिल के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा, सैलरी दी जाएगी और रिमूवल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर्स का। ठीक है, अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसेस है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और एक सिलेक्शन कमेटी होगी। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, देखो सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, फिर एक सिलेक्शन कमेटी होती है, फिर एक सर्च कमेटी होती है। सर्च कमेटी क्या करती है, देखो सर्च कमेटी को कौन हेड करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेगा, ठीक है। सर्च कमेटी को एक कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेगा। ये सर्च कमेटी कुछ नाम सुझाएगी, 10-15 जैसे नाम सुझाए कि इन्हें सीईसी और ईसी अपॉइंट करना है, इनमें से एक। अब मान लो एक वैकेंसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ईसी की, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स की वैकेंसी है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की वैकेंसी है। अब ये जो नाम जो है ये दे देगा सिलेक्शन कमेटी को, 10 नाम दे दिए। मान लो इसने 10 नामों से 5 नाम पहुंचा दिए, 1 2 3 4 5 पहुंचा दिए सिलेक्शन कमेटी को। अब ये सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर है। नए बिल के अनुसार यहाँ पर जो लीडर ऑफ वो सीजेआई था, सीजेआई को हटा दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। अब इसमें से ये जो 3 लोग हैं, इस 5 में से 2 को चूज कर लेंगे, 2 के नाम जो है प्रेसिडेंट को दे दिए जाएंगे और प्रेसिडेंट इन 2 को अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सिलेक्शन कमेटी में क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अब सीजेआई फीजेआई सबका रोल इन्होंने हटा दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, अगर सिलेक्शन कमेटी में वैकेंसी होगी, मान लो लीडर ऑफ अपोजिशन ने नहीं ज्वाइन की, लीडर ऑफ अपोजिशन ने इसका बहिष्कार कर दिया, तो कह रहे हैं अगर इसमें वैकेंसी भी होगी तब भी जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दी जाएंगी, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। यही चीज, रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी विल बी वैलिड इवन व्हेन देयर इज अ वैकेंसी ऑफ दिस कमेटी। मतलब सिलेक्शन कमेटी में वैकेंसी है, उसके बाद भी अगर वो लिस्ट देती है सिलेक्शन कमेटी प्रेसिडेंट को, तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्च कमेटी मैंने बता दिया आपको कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड की जाएगी, ये नाम सुझाएगी, वो नाम जो है सिलेक्शन कमेटी को दिए जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी उसमें से भी छन्नी लगा के छानेगी और उसको प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट इंक्लूडिंग ए पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो पोस्ट आपको दी जा रही है इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये इक्विवेलेंट होगी सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखना। अब चेंजेस क्या किया गए चेंजेस और सैलरी में, देखो सैलरी और कंडीशन जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, ईसी की और सीईसी की जो सैलरी है और कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह होगी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह होगी, जबकि 1991 में ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह थी। देखो क्या होता है, आप अगर जैसे मान लो सैलरी और सर्विस कंडीशन है, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह रखोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप आएगा कि यार ये जो हमारी सैलरी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह है, हमें इम्पार्शियल वे में काम करना चाहिए। मगर कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह हो जाएगी तो गवर्नमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट जितना चाहती है इन्हें इतनी सैलरी देती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं है ना, आप सैलरी बढ़ा भी सकते हैं। जब सैलरी आप बढ़ा देंगे तो आपके फेवर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करने लगेंगे और इलेक्शन कमिश्नर काम करने लगेंगे। और अपॉइंटमेंट कमेटी में आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, तो 2 लोग तो गवर्नमेंट के ही हो गए। तो जब ये अपॉइंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके फेवर में वर्क करेंगे। तो इस तरह के छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रही हैं। अब रिमूवेबल प्रोसेस क्या है कि रिमूवेबल प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं लाया गया है। आर्टिकल 324 के तहत ही रिमूव किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट की तरह ही रिमूव किया जाएगा। आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिमूव होते हैं, कैसे पार्लियामेंट में एक प्रोसेस फॉलो होती है, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर संज्ञान देता है, फिर एक कमेटी बनाई जाती है, फिर पार्लियामेंट में जाता है, वो पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करती है, फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट उसका रिजाइन लेता है। मगर अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिमूव नहीं किया गया है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर, मतलब अभी तक कोई भी रिमूव ही नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन कैन ओनली रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन को केवल रिमूव किया जा सकता है ओनली रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर के क्या है।
अब इनके लिए प्रोटेक्शन क्या है कि कोई भी ये जो प्रोटेक्शन दी जाती है, ये अपॉइंट जो तुम्हारी सैलरी पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर थी, वो प्रोटेक्शन क्यों दी गई थी कि कोई भी एक्शन अगर लिया जाता है उनके खिलाफ तो वो डरेंगे नहीं, क्योंकि जो सैलरी है वो चार्ज की जा रही है, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। अब सैलरी आप कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दोगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो कभी भी सैलरी बढ़ा सकती है, घटा सकती है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कभी भी घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। पार्लियामेंट में एक बिल लाना पड़ता है भाई, आप समझ रहे हो ना बात को, मैं कितना जोर देकर कह रहा हूं, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आया है 2017 में, इसको आप अच्छे से देख लो। 2017 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें से क्या बताना, करेक्ट बताना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। ये तो बच्चे को पता है भाई, 5 मेंबर बॉडी नहीं होती है, 3 मेंबर बॉडी होती है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो पहला गलत हो गया तो ये कट गया, ठीक है। अब देख लो, यूनियन होम मिनिस्टर डिसाइडेड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, बिल्कुल गलत है। ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मिलकर डिसाइड करते हैं, तो दूसरा भी गलत हो गया, तो ओनली 3 सही है। क्या है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर रिकॉग्नाइज पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही है। कोई भी डिस्प्यूट होता है मर्जर से रिलेटेड, जो अभी महाराष्ट्र में हुआ था शिवसेना का, और डिस्प्यूट होता है स्प्लिट से रिलेटेड, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन के रिलेटेड वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता, तो ये आपका बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इस पर जरूर संज्ञान लेना, आप इसको अच्छे से सुनना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल @WASIH34 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिले होने के लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ी है। थैंक यू वेरी मच।